नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सम्मान बनाम सुरक्षा की जंग छिड़ गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्होंने वादा किया है कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनी तो हर महिला को सालाना 40,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। पुरानी समाजवादी पेंशन को नए अवतार में लाने की ये तैयारी क्या गेम चेंजर साबित होगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी तपीश अपने चरम पर है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने नारी समृद्धि सम्मान योजना के जरिए आधी आबादी को साधने के लिए सालाना 40,000 की सम्मान राशि का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, लेकिन भाजपा ने इसे चुनावी छलावा करार देते हुए घेराबंदी शुरू कर दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे वोट बटोरने का हथकंडा बताया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के शासनकाल में महिलाओं के लिए खतरा बताते हुए सीधा हमला बोला। स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनाव आयोग और अधिकारियों के जरिए सेटिंग करने का भी आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक की एक बड़ी साजिश करार दी, लेकिन भाजपा इन सब के बीच में सिर्फ इस वादे को चुनावी लॉलीपॉप बता रही। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी से लेकर के तमाम दिग्गज नेताओं का कहना है कि सपा केवल सत्ता के लिए लुभावने वादे करती है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने तो और भी तीखा प्रहार किया। उनका कहना है कि सपा की वापसी का मतलब है महिलाओं की सुरक्षा, उनके सुहाग और उनके भाइयों के जीवन को खतरे में डालना। याद दिलाया कि जनता ने सपा को 2014 से 22 तक लगातार नकारा। उधर अखिलेश यादव ने एक नया मोर्चा खोल दिया। उनका सीधा आरोप है कि भाजपा अधिकारियों की सेटिंग कर रही है। ममता बनर्जी को रोकने के लिए संघ परिवार के लोगों को तैनात कर दिया जाता है, जिन्हें चुनाव के बाद यूपी उतारने की भी तैयारी है। हालांकि आज की चर्चा के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्या 40,000 का ये आर्थिक कार्ड भाजपा के सुरक्षा और सुशासन वाले नैरेटिव को ध्वस्त कर पाएगा और क्या विपक्ष के सेटिंग वाले आरोपों में कोई दम है। आज हम इन्हीं दो बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान दुबे जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं नितेंद्र जी के साथ। नितेंद्र जी, भाजपा का आरोप है कि आपके काल में महिलाएं असुरक्षित थीं और ये जो 40,000 वाला दावा है, महिलाओं के सम्मान वाला दावा, ये सब लॉलीपॉप है। देखिए, सुरक्षा की बात अगर की जाए जी, भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकाल लगभग पूर्ण होने को है और ऐसी कोई दिन महिला अपराध से जुड़ी घटना नहीं आती है जिस पे कि महिलाएं कहीं से सुरक्षित महसूस हो रही हूँ। चाहे आप कितनी हाथरस की घटना कोई आज तक भूला नहीं है। परसों की घटना मैं कानपुर की बताऊं कि बिदुनू थाना क्षेत्र में एक 10 वर्ष की बच्ची के साथ जितना जघन्य अपराध, उसके साथ रेप किया गया, फिर उसकी गला दबा करके हत्या की गई और उसको वहीं पर मिट्टी पे खोद करके गाड़ दिया गया। ये परसों की घटना हमारे कानपुर के बिदुनू थाना की है। बगल में सचेंडी थाना है, 37 लाख रुपए की लूट उसके घर से हुई। इस घटना कोई दिन का कोई अखबार, कोई चैनल ऐसा होता नहीं जिस दिन की घटनाएं ना हो। और रोकने के लिए क्या प्रयास किया गया है ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। समाजवादी सरकार में हमने 10-90 की योजना, आपने जहां बैठे स्टूडियो इसी के बहुत बगल में उसके नाम से एक फेमस चौराहा भी है, तो महिला हेल्पलाइन का एक नंबर जारी किया गया था। पुलिस को जितना एक्टिवेट करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, कई देशों की पुलिसिंग में जो अच्छी अच्छी चीजें थी, हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय मुख्यमंत्री जब थे, अधिकारियों को कई देशों में भेजा, वहां की पुलिसिंग में जो अच्छी अच्छी चीजें थी, टेक्नोलॉजी, उनको वहां से ला करके यहाँ पर पुलिस को डायल 100 के माध्यम से बेहतरीन गाड़ियां उपलब्ध करने। एक दौर था कि बदमाश तो बड़ी यहाँ बढ़िया मोटरसाइकिलों से, कारों से आते थे, यूं यूं करके निकल जाते थे और हमारा सिपाही बेचारा डंडा फटकाता हुआ साइकिल लेके दौड़ता रहता था। पुलिस को अपडेट किया, अच्छी अच्छी इनोवा से लेकर के बोलेरो तक गाड़ियां दी, 2 व्हीलर में पल्सर जैसी गाड़ियों को खरीदारी। आज 10 साल दूसरे कार्यकाल के हो गए, उसके बाद अभी नई गाड़ियां तक नहीं खरीदी गई हैं पुलिस की अपडेशन के लिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों नेताओं के बयान, ये सिर्फ निगेटिव बात करने के लिए फेमस है। इनका जो बयान है एक तो गैर संवैधानिक, गैर जिम्मेदाराना है।
किसी भी देश में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। कोई कैसे कह सकता है कि विपक्ष समाप्त हो जाएगा? विपक्ष नाम की ये इतने लोकप्रिय हो गए कि 100% सब इन्हीं के लोग आ जाएंगे। इनका देश में इतने अगर लोकप्रिय होते तो अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है, और लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही, ये किसी से छुपी नहीं है। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर रही है। आज उसी के अनुपात से अगर देख लिया जाए 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए। दूसरी बात जो हमारे अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 40,000 ये चुनावी जुमला है और ये है, इसके लिए एक्सपर्ट है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी बगल में बिहार का चुनाव हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी ने जिसने 2 लाख रुपए महिलाओं को देने का वायदा किया था, पहली किस्त के रूप में 11-11 हजार रुपए दिए भी थे। तो क्या आप बड़े जुमलेबाज हो? इसका मतलब आपने तो 2 लाख की बात की, हमने तो किया। हमने समाजवादी पेंशन के माध्यम से उस दौर में जब छोटा बजट था तब जो उचित सहायता थी कि आज बजट उसका 3 गुना 4 गुना हो गया, तो राशि भी 3 गुना 4 गुनी होनी चाहिए। हमने लैपटॉप दिए, हमने कन्या विद्याधन के माध्यम से 20-20 हजार रुपए छात्राओं को पढ़ना आगे की पढ़ाई के लिए दिए। तो वो राशि 20,000 से 40,000 होने में कितनी बड़ी, उस समय के बजट और आज के बजट में बड़ा फर्क है। तो बजट के अनुसार अगर किसी देश की गरीब महिला की मदद होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी से पछता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जुमलेबाजी की बातें करते हैं। ये जब करेंगे, और जो लोग ये बयान दे रहे हैं तो एक कहावत है, शुभ बोले तो शुभ बोले, चलनी बोले जिसमें बात है। ब्रजेश पाठक, इनका कोई खुद का ठिकाना नहीं, किस पार्टी में रहेंगे, ये कौन कौन सी पार्टियों से होकर के आए हैं, और आगे हमारी पार्टी बची, कल हो सकता है सरकार बन जाए, सबसे पहले भाग के आने वाले यही लोग होते हैं। तो ऐसे हल्के लोगों की बात का कोई जवाब देना हम लोग उचित नहीं समझते। हम लोग जनता के लोग हैं, हम गरीबों की बात करने वाले लोग हैं, हम शोषण अत्याचार अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोग हैं। जहां शोषण होगा, जहां अन्याय होगा, जहां अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। सत्ता में आए ना आए ये सेकंड इशू है, लेकिन बोलना और संघर्ष करना समाजवादी हमेशा जारी रखेंगे। और रही बात महिलाओं की, जो कहा है ये समाजवादी पार्टी अपनी कथनी और करनी के लिए जानी जाती, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी स्नेहा जी। जी स्नेहा जी, 2027 के चुनाव को साधने की सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है लगभग। लेकिन अब जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है आधी आबादी। सत्ता पक्ष अपने हिसाब से आधी आबादी की सुरक्षा के दावे करती है और सुरक्षा कवच कहीं ना कहीं पहनाने की भी बात कर देती है। विपक्ष कह रहा है कि सम्मान, इज्जत, सुरक्षा सब कुछ उनके कार्यकाल में मिलता है। क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए स्नेहा जी, मैं तो बार बार कहता हूं कि विकास के कार्यों को लेकर के मैं जितनी सराहना समाजवादी पार्टी करता हूं, मैं नहीं करता हूं, पूरी राजधानी लोग करते हैं जी। जो भी आज दिखाई पड़ रहा है, चाहे हमारा लोक भवन हो, चाहे डीजीपी ऑफिस हो, मेट्रो हो, ये सब अखिलेश जी की देन है। लेकिन अखिलेश जी की चूक कहां पे हुई? कानून व्यवस्था को लेकर के। अगर वो कानून व्यवस्था सही ढंग से सुधार लेते तो मैं बार बार कहता हूं भारतीय जनता पार्टी लौटती नहीं उत्तर प्रदेश में। चूंकि वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा आए दिन दंगा होना, चाहे राजधानी में हो, चाहे हमारे पड़ोसी जिलों में हो, जनता को या बहुसंख्यक समाज को लगा कि समाजवादी पार्टी काम तो विकास कर रही है, लेकिन विकास काम साथ साथ अगर हम ही नहीं होंगे तो फिर विकास किसका होगा। इसलिए मजबूरी में सब कुछ जानते हुए भी समाजवादी पार्टी साथ छोड़ करके और भाजपा के हिंदुत्व के नारे के साथ आई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये नारा चला। लेकिन भाजपा का लास्ट में जो चेहरा सामने आया, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विनाश जी। यूजीसी ला के सबके विनाश पे आपने जनता को लाके छोड़ दिया। इसलिए हाँ जी, नितिन जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। 108 की व्यवस्था अखिलेश जी ने किया, इससे पहले कहीं रही हो बता दीजिए हमको। गांव महिलाएं बेचारी प्रसव से लेकर बीमारी तक खत्म होती थी, संसाधन उनके पास नहीं थे कि अस्पतालों तक पहुंच सके, लेकिन ये सोच उनकी अच्छी रही, उन्होंने व्यवस्था किया। 1090 महिला सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया। लेकिन समस्या यही पैदा हो गई, कुछ ऐसे व्यक्ति उस पार्टी में भी आ गए कि जिन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने पूरा प्रयास किया, अपराधियों छुड़ाने भी प्रयास किया। तो वही हाल योगी जी का है, वही हाल अखिलेश जी का था कि अखिलेश जी नहीं चाहते थे। मैं एक घटना याद दिला दूं, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं कि मुख्तार अंसारी बड़ी चर्चाएं होती हैं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और वो वीडियो उठा देख ली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुख्तार अंसारी अपना एक जलवा दिखाने चक्कर में अखिलेश जी कान में कुछ कहने गए। अखिलेश जी ने तेज डाटा कहा चलिए कोठी जाइए, और
अखिलेश जी के और उनके परिवार में कुछ इस बात का भी मनमुटाव रहा। नितिन जी भाजपा समाजवादी पार्टी के रीढ़ हैं कि अखिलेश जी अपराधियों से किनारा करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप लगता था नेताजी के पीरियड में कि समाजवादी पार्टी अपराधियों पार्टी है। लेकिन अखिलेश जी ने छटनी करनी शुरू की और काफी हद तक वो सफल भी रहे। अब भाजपा की वास्तव में विधायक समय आ गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं स्नेहा जी, कि आप हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते ऐसा कर दिए कि आज हिंदू चौराहों पर एक दूसरे की जान लेने के लिए घूम रहा है, वो चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो। हमारा क्या किया आपने? कैसा तो आपका राष्ट्रवाद, कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप? ये हम नहीं कह रहे हैं स्नेहा जी, ये देश की जनता कह रही, सड़कों से चौराहों तक, गांवों तक ये चर्चा हो रही है। और वास्तव में अब भारतीय जनता पार्टी के बदलाव की स्थिति जनता देख रही है। क्योंकि स्नेहा जी एक सेकंड, भाजपा ने कानून व्यवस्था सुधारी है। मैं जरूर मानता हूं कि इस समय कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है, नारी सुरक्षा को भी लेके बेहतर है, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ जो और व्यवस्थाएं आप ला के रख दिए हैं, इस व्यवस्था से कानून व्यवस्था भी आपकी ध्वस्त नजर आती है। और भारतीय जनता पार्टी को 27 चुनाव में स्नेहा जी क्या क्या करना पड़ेगा ये तो समय बताएगा। ठीक है विवेक जी। जी स्नेहा जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान दोनों उनकी सरकार में ही मुमकिन है। आप सिर्फ अधिकारियों की सेटिंग कीजिए और अपने हिसाब से जनता को साइड करके सरकार चलाने की सिर्फ तैयारी करते हैं। देखिए स्नेहा जी, दोनों विषय अगर उनकी सरकार में होते तो हम आज यहाँ नहीं होते। आधी आबादी अगर अपने आप को सुरक्षित उनकी सरकार में महसूस की होती जी, तो भारतीय जनता पार्टी 2-2 बार लगातार स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार न बनाती। और रही बात 40,000 रुपये महिलाओं को देने की, हमने दिया बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना के तहत 10,000 रुपये से शुरुआत की। ये हुआ कि अगर आपका टर्नओवर अच्छा रहा तो आपको 2 लाख रुपए तक सरकार देगी। जी। अखिलेश जी जो लेके आ रहे हैं 40,000 देंगे। फिर पता चला जिस तरह से किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था कि जिन लोगों ने भूमि विकास बैंक से कर्जा लिया है उन्हीं का माफ़ होगा। पता चला पूरी तहसील में 1 या 2 आदमी भूमि विकास बैंक से कर्जा लिए थे। इसमें भी कह देंगे कि साहब जिन ऐसी महिलाओं को हम इसका लाभ देंगे जिनको भारत सरकार या प्रदेश सरकार की किसी योजना का लाभ न मिला हो। फिर कहेंगे भाजपा वालों ने किसी को छोड़ा नहीं जिसको लाभ आज तक न मिला हो, हम किसी को देने की स्थिति में नहीं है। देखिए, और फिर जिस बजट, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का आंकड़ा ले लिया जाए जी, तो 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से 9.53 करोड़ महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं जनसंख्या। जी, और उस पे जरा सा 40,000 से गुणा करके देख लीजिए, 38 खरब 13 अरब 27 करोड़ 32,40,000 रुपये। तो पता चला जो उत्तर प्रदेश का जितना बजट है 9,12,696 करोड़ का, उसका एक पार्ट इसी में चला जाएगा। वही वाली स्थिति है स्नेहा जी, जैसे तेजस्वी जी बिहार में सबको नौकरी बांट रहे थे, वही फार्मूला अखिलेश जी ने प्रयोग करने की कोशिश की है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार की जनता भी ना समझ नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता भी ना समझ नहीं है। ये चीज़ें परवान नहीं चढ़ने वाली है जी। और रही बात कानून व्यवस्था के मोर्चे पे, देखिए अपराध हर कालखंड में होते, अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। रंजिशन हत्याएं भी होती हैं, बलात्कार की घटनाएं जब देखिएगा तो पास पड़ोस जानने वाले परिचित परिवार के लोग उसमें होते हैं। सरकार की मंशा दिखती है कि सरकार ने कितनी तत्परता से उस पर कार्रवाई की। नितिन जी बैठे, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं इनको किसी कठिन उसमें नहीं डालना चाहता, लेकिन जब गायत्री प्रजापति के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था तो क्या गायत्री प्रजापति के ऊपर सरकार रहते समाजवादी पार्टी की कोई कार्रवाई हुई थी क्या? गायत्री प्रजापति को टिकट दे के अखिलेश जी उनका चुनाव प्रचार करने गए थे और
वो गायत्री प्रजापति जेल तब तक नहीं गई जब तक उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनवा नहीं दिया। अब आप किस मुंह से महिलाओं की सुरक्षा का वादा करते हैं? मुख्यमंत्री आवास के बगल तीसरे चौथे पांचवें मकान में अगर बलात्कार हो रहा है जी। तो क्या मतलब है फिर आपकी सत्ता सरकार का? कैसे महिलाएं आपकी बात पे भरोसा करेंगी? कैसे आप महिलाओं को सुरक्षा का वादा करते हैं? देखिए, ये राजनीतिक वादे सब जो भी लोग करना चाहें कर सकते हैं, सबको स्वतंत्रता है, लेकिन जनता है, सब जानती है, महिलाएं खूब जानती कि हम किस सरकार में सुरक्षित हैं। आज आप हमारी चाहे जितना जिन विषयों पे आप हमारा आलोचना कर लीजिए, जी। लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में अपने दिल पे हाथ रख के देख लीजिए कि महिलाएं किस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। कोई बहन बेटी को कोई सौदा अगर आज कहीं कोचिंग जाते समय, ट्यूशन जाते समय, स्कूल जाते समय अगर छेड़ने की हिमाकत करता है तो 24 से 48 घंटे में अपने पैर पर चलने लायक नहीं बचेगा। ये योगी आदित्यनाथ की गारंटी है उत्तर प्रदेश में। हम कुछ कर पाए ना कर पाए, जी। लेकिन हमने अपनी बहन बेटियों में विश्वास कायम किया। अच्छा, जिस तरीके से अधिकारियों की सेटिंग का आरोप लग रहा है कि पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक आपकी यही तैयारी है, आप संघ की विचारधारा वाले अधिकारियों को उतार के चुनाव को बिल्कुल अलग तरीके से करा देते हैं। देखिए स्नेहा जी, ये आरोप प्रत्यारोप है। हमेशा चुनाव आयोग ऐसे जिन अधिकारियों के बारे में शिकायत होती है उनको हटाता है। दलों से नाम मांगे जाते हैं कि भाई आप बताएं, अगर उसमें से किसी प्रमुख विपक्षी दल अगर आप किसी की शिकायत कर रहा है और उसकी है तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से परफेक्ट इलेक्शन कराने के लिए ऐसे रद्दो बदल करता, हर जगह स्वाभाविक सी बात है। अब वो टीएमसी को यहाँ से अखिलेश जी कवर फायर देने की दीदी कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्या है। दीदी क्या कर रही है पूरा देश जानता है। महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम में किस तरह से प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ी पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री को गाली, गृह मंत्री को गाली, बीएसएफ को आप 15 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज नहीं देना चाहती, 50 किलोमीटर का। घुसपैठ, पूरा देश तबाह है उनके बॉर्डर के घुसपैठ से। आप आरोप भले लगाती रहिए, लेकिन जिस तरह की सीमा की स्थिति है, अगर बीएसएफ कहती है हमारा 15 किलोमीटर से रेडियस उठा करके 50 किलोमीटर करिए तो इसमें कोई ज़्यादा की डिमांड नहीं है। लेकिन देख लीजिए किस तरह की हरकतें हैं। तो जिस तरह से दीदी राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पे लगा करके अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद में है, ये जनता है, फैसला करेगी। लोकतंत्र है, जनता जनार्दन होती है, फैसला वहाँ भी आएगा। ठीक है जी अंशुमान जी, जी, एक तरफ 2027 का चुनाव और दूसरी तरफ फिर आधी आबादी पे दांव। अखिलेश यादव के अपने दावे और भाजपा कह रही है कि सबसे ज्यादा अगर महिलाएं असुरक्षित रही हैं तो वो अखिलेश यादव की सरकार में रही। क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, एक बात तो सही है कि अपराध कभी रुके नहीं महिलाओं पे, आज भी बदस्तूर पहले से ज़्यादा ही हो रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पहले होता क्या था कि कई बार किसी न किसी कारणों से अपराधियों को बच निकलने का रास्ता मिलता था, उनको राजनीतिक संरक्षण भी देखने को मिलता था। आज वो संरक्षण कुछ बहुत कम है और अधिकतर मामलों में देखा गया है कि अपराधी अपराध करने के बाद बचा नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन ये जो योजनाएं आ रही हैं, बराबर मैं देखने को मिलता है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो प्रयास चलता है जी। और एक अनावश्यक बोझ जो है भारत के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर लादने का प्रयास विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है, ये गंभीर चिंता का विषय है। जो पैसा व्यवस्थाओं के ऊपर खर्च होना चाहिए, ऐसी निर्माण ऐसे होने चाहिए जहाँ पे सबको अवसर मिल जाए। आप किसी को लैपटॉप बांट रहे हैं, किसी को स्कूटी बांट रहे हैं, किसी को पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं, किसी को किसान निधि के नाम पे पैसा दे रहे हैं। आपने कसम खा रखी है कि भारत के लोगों को भिखारी ही बना के छोड़ेंगे आप। आदत ही पड़ गई है आपकी इस तरह से। मेहनतकश लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको तवज्जो मिलनी चाहिए, उसको आप पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। कैसी कैसी योजनाएं लेके आए ये लोग। आयुष्मान योजनाओं में ऐसे लोगों को इन्होंने पात्र बना दिया जिन्होंने देश की आबादी बढ़ाने का काम किया, देश को गंभीर संकट में डाला। और जिन लोगों ने आबादी कम रखी और 2 बच्चों पर अपना नियंत्रण रखा, ऐसे लोगों को आपने हतोत्साहित करने का काम किया। ये किस प्रकार की योजनाएं हैं? देश आज देख ही रही है, लगभग 45 करोड़ से एक हम लोग ऊपर 1 अरब 45 करोड़ से ऊपर की आबादी होती चली जा रही है। अभी हमारे पास संकट आया है ईंधन को लेकर के।
अगर यही आबादी हमारी कम होती और भंडारण क्षमता हमारी आज के स्तर की होती तो शायद हम बहुत अच्छे सब चीजें मैनेज कर लेते। लेकिन आज क्या है, इस आबादी का बोझ हम पे पड़ा हुआ है। आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हो। आपको जो पैसा खर्च करना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, क्या कहते हैं, और निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, वो पैसा खर्च कर रहे हो आप केवल वोट बैंक के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों का वोट खरीदने के लिए। ये विशुद्ध रूप से एक रिश्वत है। इस रिश्वत पर कई बार चर्चा भी हुई है, पक्ष ने भी चर्चा करी, विपक्ष ने भी चर्चा करी, लेकिन कोई अपना वोट बैंक का मोह छोड़ नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है कई बार कि सरकारें इस पे विचार करें और इस मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने से बचने का प्रयास करें, लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जाती है जहां पे इसको देखा जाए, इस पे काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में है, कई प्रदेशों में सत्ता में है, लेकिन मैं सबसे बता रहा हूं, सबसे गंदी राजनीति का इस मामले में उनसे ही शुरू होती है। वो दूसरों को आरोप लगाते हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, जबकि खुद सबसे ज्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि बिहार में हमने बांटा तो वो जायज था, लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो लॉलीपॉप है, वो जुमलेबाजी है। देखिए, इनके अपराध जो करें तो वो ड्राई क्लीन में साफ हो जाते हैं, दूसरे करें तो वो दागी दाग दिखते हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की तो आदत पड़ चुकी है। अच्छा ये होगा कि देश हित का सोचें। समय बहुत है नहीं हम लोगों के पास। जिस प्रकार से युद्धों का एक दौर चल रहा है और अब हम फंस गए। आज प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया इसको लेकर के, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में संकट गहरा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि हम इसको क्या कहते हैं, कम से कम इसका नुकसान हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नुकसान हो रहा है, शुरू हो गया है। महंगाई बढ़ रही है और बढ़ गई है। यहाँ पे आप किससे पार पा पाएंगे? आप खुल के मुखाफरत नहीं कर पा रहे हैं। आप ये अमेरिका से कह नहीं पा रहे हैं आप युद्ध बंद करिए, आपकी वजह से पूरे विश्व जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ये अमेरिका से बोल नहीं पा रहे हैं। आपके दो मित्र हैं, ईरान और इजराइल, आप साथ में बीच में बैठिए, उनसे कहिए युद्ध ना लड़े, संकट गहरा होता चला जा रहा है। और सिर्फ भारत ही क्यों, भारत ऐसे अनेक देशों से आह्वान करे कि वो सब मिल करके प्रेशर बनाए, प्रेशर बिल्ड करें, इस तरह की व्यवस्था बने। वो नहीं हो पा रही है। और एक चीज बता दूं मैं स्नेहा जी, अभी लखनऊ में भी आपने भी देखा, एक मौसा ने अपनी भांजी के साथ बलात्कार किया और उसको मार दिया। देखिए, बलात्कार का डर लोगों में नहीं है, कानून का डर नहीं है, लोगों को इस अपराध के प्रति डर नहीं है। उसके बाद जो परिणाम सामने आते हैं उससे कुछ लोग जेल में लंबे समय भी रहते हैं, और लेकिन जेल में भी सुधार की कोई गुंजाइश दिखती नहीं मुझे इन लोगों के ऊपर। एक लंबा समय कट जाता है, कभी जमानत में कोई बाहर आ जाता है किसी न किसी बहाने। कानून के अंदर विसंगतियां बहुत हैं, और कानून का अगर डर किसी को नहीं है तो उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश पुलिस भी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी जानती है कि हम अगर किसी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेंगे और हम किसी न किसी बहाने ये छूट जाएगा, तो वो पहले से गोली मारने का काम करता है। या तो लंगड़ा बना देते हैं, या तो कोई ज्यादा हीनियस क्राइम है तो उसको मार के सीधे सीधे ऊपर भेज देते हैं। तो ये स्थिति है देश प्रदेश की। हमारे पास कोई, आप बाहर निकलते जाइए, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आम नागरिक हों, चाहे कोई भी हो, महिलाएं गुजरती जाती हैं, कई लोग ऐसे खड़े होते हैं जो खुलेआम माँ बहन की गालियां बकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन अगर यही आम आदमी और खुलेआम गालियों का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, उस पर इतना कुछ हो रहा है, हम रोज झेलते हैं। पुलिस वाले किसी को भी अगर धकियाते हैं, थपियाते हैं, तो यही माँ बहन की गंदी गंदी गालियां बकते हैं। आम आदमी चल रहा है, वो गालियां बक रहा है। टैक्सी स्टैंड पे जाइए तो टैक्सी स्टैंड के जो वहां पे टैक्सी ड्राइवर हैं, वो कितनी गंदी भैया गाली बकते हैं, कितनी फप्तियां कसते हैं महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। ये सब दिखता नहीं है, सब दिख रहा है। आप इसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे। आप प्राथमिक स्तर पे अगर इसको रोक दें और प्राथमिक स्तर पे दंड सुनिश्चित कर दें, तो आने वाले समय में गंभीर अपराधों में कमी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं महिलाओं के इसको लेकर चिंतित हूं। और लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं ये भी जानता हूं कि कई लड़कियां ऐसी हैं जो 8-10 हज़ार की नौकरी कर रही हैं अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो उनको अगर 40 हज़ार की रकम मिलेगी तो वो उनके अंदर लालच हो सकता है। लेकिन अगर उनको ईमानदारी से मेहनताना मिले, न्यूनतम मजदूरी 15 हज़ार है, अगर पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनको आप कायदे से वेतन देना शुरू करें, और ये निजी क्षेत्र में भी लागू हो, ये सरकारी क्षेत्र में भी लागू हो कि न्यूनतम वेतन 15 हज़ार मिलेगा, और योग्यता के अनुसार वो चीजें बढ़ती जाएंगी, इंप्लीमेंट होगा। हर 2 साल में 2 बार इंक्रीमेंट तो होना ही चाहिए हर हाल में। तो इस तरह की व्यवस्था बनेगी तो मुझे लगता है महिलाओं को किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो मेहनत का अगर उनको मिल जाए उनका, तो किसी सरकार से नहीं कहेंगे हमको फ्री में ये दो, फ्री में वो दो। ठीक है।
नितिन जी, जी महिलाओं के प्रति जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे आपके निराधार हैं। सेटिंग, अधिकारियों की सेटिंग वाला जो मुद्दा उठाया गया अखिलेश यादव के द्वारा, उस पर भी विवेक जी कह रहे हैं कि कोई दम ही नहीं है इस मुद्दे में। उल्टा वो ये कह रहे हैं कि कवर फायर दिया जा रहा है अखिलेश यादव के द्वारा। स्नेहा जी, देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जी। पुरानी कहावत है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पिछले चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से केंद्र की सरकार में है, और जिसकी केंद्र की सरकार होती है उसका पूरे देश पर नियंत्रण होता है, और चुनाव आयोग कोई अलग चीज़ नहीं होती, उसी भारत सरकार के पहले के कर्मचारी होते हैं जो बाद में चुनाव आयोग बनते हैं। और चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव में कलकत्ता का, जिसको पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। अब इसके बाद कुछ बचता है क्या? पिछले चुनाव में इसी शिकायत पर जिन महोदय को कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर बनाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, जी। इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी हैं। अब इसके बाद भी सेटिंग का के नाम पर कुछ बचता हो, कुछ कहने को रह जाता हो, तो फिर बहुत सारी बातें हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात तो आती रहती है। खैर, हालांकि बंगाल की बात है। समाजवादी पार्टी, हमारे भाई ने बताया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया, ठीक। भारतीय जनता पार्टी क्या स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में नहीं जानती है? उनके वीडियो पब्लिक डोमेन में किस तरीके से हैं सबको पता है। महिला ने उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए, क्या कोई कार्रवाई हुई थी उनकी सरकार में? आज तक कोई कार्रवाई हुई हो? ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला पूरे देश में चर्चा का, और कोई आम गरीब की लड़की नहीं आरोप लगा रही थी। जिन लड़कियों ने देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया, देश के लिए सोना लाई, बहादुरी की मिसाल जिन लोगों ने कायम की, उन महिलाओं ने उनके ऊपर आरोप लगाए। दिल्ली की पुलिस, जो भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार के अंडर में आती, उसने उनके खिलाफ पहले आरोप लगाए और उसके बाद जांच की, जांच में आरोप पाए गए और मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करके फिर जांच की गई, और इसके बाद में उनको क्लीन चिट दे दी गई। ये सरकार के प्रभाव में नहीं हुआ तो किस कारण हुआ? आपने हाथरस के अंदर देखा कि किस तरीके से लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और उसमें चूंकि जो लोग जुड़े थे, सर्वविदित थे किस पार्टी से संरक्षित थे, और लड़की को रातों रात उसकी डेड बॉडी को पुलिस ने जला दिया मिट्टी का तेल डाल करके। उसके परिवार वालों को डेड बॉडी तक नहीं दी गई। अनगिनत, बगल में कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में, मतलब लड़की के साथ घटना करने के बाद उसके पूरे परिवार की, उसके पिता की हत्या करना, उसको जेल भेजना, कितनी घटनाएं इस सरकार में संरक्षण में हो रही हैं। किसी थाने के अंदर ये सरकार किससे सुरक्षा देती है? पुलिस से। ललितपुर की घटना किसको नहीं याद है कि थाने के अंदर बलात्कार पीड़िता शिकायत करने गई, थानेदार ने थाने के अंदर उसका बलात्कार कर दिया। सेम घटना कन्नौज में घटती है। कन्नौज में बलात्कार की पीड़िता की मां थाने में जाती शिकायत करने, थानेदार उस बलात्कार पीड़िता की मां के साथ बलात्कार कर देता है। अब इससे ज्यादा भी अगर कुछ महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हो तो भगवान बचाए इसी सुरक्षा से। आपने भी लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सुरक्षा भी ज्यादा है और कार्रवाई भी ज्यादा, बहुत सम्मान है, बहुत सुरक्षा है। ऐसी सुरक्षाएं वो हमारे देश की महिलाएं महसूस कर रही हैं। आपकी लखनऊ की राजधानी में कितने सीसीटीवी पे रोज खबरें आ रही, तमाम आप सब लोगों ने भी चलाया कि महिला सड़क पर जा रही है, सौदे पीछे जा रहे हैं, उसका पर्स छीना, भाग के चले गए, गिरी। कितनी घटना इसी दिल्ली की, इसी लखनऊ की राजधानी में कई घटनाएं, तमाम सारी घटनाएं रोज के अखबारों में आती हैं। लेकिन फिर भी चूंकि मजबूरी है कि अब सत्ता जिसकी है तो उसको तो फिर चश्मा लगा करके ही बात करनी पड़ेगी, जो तो है उसमें कार्य। रही बात महिला सुरक्षा और सम्मान की, जी ये सच है। हमारे साथियों ने दोनों ने कहा कि अपराध होते हैं, होते रहेंगे। अपराध करना अपराधी की एक मनोवृत्ति होती है। मनोवृत्ति का सुधार तो भारतीय जनता पार्टी में चूंकि बहुत सारे संत महात्मा हैं तो इनके प्रवचनों से शायद हो सकती होती तो हो जाती। आज मैं सुन रहा था कि इस देश में 70 लाख महात्मा हैं और 7 लाख गांव हैं, और तब भी कोई गांव अपराध मुक्त नहीं हो रहा है। अगर 70 लाख महात्मा एक एक गांव में जा करके 70 महात्मा कैंप कर जाएं, अपने प्रवचनों से, अपने भाषणों से शायद लोगों को मोटिवेट कर दें तो ये देश सुधर सकता था। लेकिन ये स्थितियां नहीं बन पा रही। हमारी सरकार में जो महिलाओं को कहा गया वो दिया गया मदद, और उससे आज भी हमने किसी को लैपटॉप दिया है। अभी मैं 10 दिन पहले
नरवल तहसील में गया था, जी। मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी की सरकार का दिया गया लैपटॉप, उससे उस लड़के ने तो उस आगे की तो पढ़ाई की, अभी तहसील में बैठ करके टाइपिस्ट का काम, रजिस्ट्रियां कर रहा है, टाइपिस्ट का काम कर रहा है। आज तक वो चीजें चल रही हैं। हम जिन महिलाओं को, जिनको हमने कन्या विद्याधन दिया, कितनी लड़कियां पढ़ करके आगे बढ़ गई। और अभी हमारे साथी विवेक जी ने एक बहुत अच्छा आंकड़ा प्रस्तुत किया कि जी। इस देश की इतनी आबादी में इतनी महिलाएं, 40 से मल्टीप्लाई किया और एक बहुत अच्छा खासा खरबों का आंकड़ा प्रस्तुत किया। उस पर इन्होंने आपको भी जोड़ा, चूंकि उस आबादी की संख्या में आप भी हैं, सुषमा खरकवाल जी से लेकर के, और देश की जितनी पूंजीपति कैपिटलिस्ट महिलाएं सब उसमें शामिल हो गई हैं। बिल्कुल। और ये तो सही बात है कि आपको नहीं जरूरत है उस 40,000 रुपए की, सुषमा खरपाल जी मेयर साहिबा को नहीं जरूरत है, सरकार में जो मंत्री हैं उनको नहीं जरूरत है, हमारी प्रतिभा शुक्ला जी को, ये जिनको जरूरत है उनके लिए है। और ये सच है कि उनको मदद की जरूरत है, वो बहुत छोटी सी। हम लोगों ने महसूस किया है जब समाजवादी पेंशन मिलती थी और महिला के खाते में 500 रुपए तो ये जाता यही था, तो कह रहे थे तो कि वो पहले आप 500 दावा करते फिर फिल्टर लगाते जाएंगे और मिलेगा किसी को नहीं। ये अपना अनुभव बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही करती है। भारतीय जनता पार्टी पहले तो कह देती है उद्यमी महिला को हम 2 लाख रुपए देंगे, और जब चुनाव हो जाता तो बता देते हैं कि आपका टर्नओवर ठीक नहीं था, इसलिए ये योजना आपके लिए नहीं थी, वो 10,000 जो मिल गया, और कोई बड़ी बात नहीं कि उसकी रिकवरी की बात करें। और हमारे साथी कह रहे थे, सही बात है कि मुफ्त की रोटी का कल्चर कहाँ से आया। ये जो 80 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को इस देश में आज भी जो 5 किलो राशन मिल रहा है, जी। इसको किस स्टेटस में ले जाने खड़ा करने की बात की जाएगी, ये कहाँ से आता है, ये किस सुविधा के अंतर्गत आता है, ये मुफ्त की रेवड़ी में नहीं आता है। तो इसलिए ठीक है कि बड़ा करे, वो कहते हैं जबर मारे रोने न दे। तो भारत केंद्र की सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि केंद्र की सरकार कलेक्टर होती है और राज्य की सरकार पटवारी लेखपाल। तो ये अंतर तो होता ही है केंद्र और राज्य की सत्ता में। तो अब केंद्र की सरकार जिसके पास हो, जिसको चाहे जैसे चाहे चलाए। हम लोग जनता के भी संघर्ष करने वाले लोग जनता से अपील कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जनता, 10 साल बहुत बड़ा समय होता है, छलावा एक बार काट के आंधी बार बार नहीं चढ़ती। जनता भुलावे में आती है, एक बार अगला वादा होता है कि ये कहा था, ये काम रह गया और पूरा कर लेंगे। लेकिन जैसा कि आजकल एक गाना वायरल हो रहा है, सुनील जी ने सुना होगा, यूजीसी लई डूबी, बीजेपी का लई डूबी। तो आजकल बड़ा तो बहुत लोग गाना गा रहे हैं। तो अब ये सब चेहरे सामने आ गए कि आप कभी कभी बात करते थे कट्टर हिंदुत्व की, बात करते थे सबका साथ सबका विकास। आपने सामाजिक विघटन जिस तरीके से पैदा करने का काम किया, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, ये बात अब जनता समझ गई है। ठीक है, और जवाब बार बार ये मौका अब नहीं मिलेगा। विवेक जी, जी स्नेहा जी, जवाब। देखिए मैं जिस बात को कह रहा था उसी चीज़ को हमारे नितिन जी ने स्वीकार जी। किया कि हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाते लगाते अंत में बताएंगे कि किसको भारत सरकार और प्रदेश सरकार की किसी योजना से जो महिला आच्छादित ना हो उसको देंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि भाजपा वालों ने अपनी सरकार में किसी महिला को छोड़ा ही नहीं, जिसको किसी न किसी योजना से लाभ के दायरे में ना लिया, तो हम आपको दे नहीं पाएंगे। जो इनके अभी तक का जो अनुभव रहा है, वो तो कह रहे हैं ये आप अपने किए गए कार्यों को बता रहे हैं। देखिए ये तो मूल्यांकन तो स्नेहा जी जनता करती है कि कौन किसके बातें कर रहा है। जी। बातचीत के आरोप प्रत्यारोप नितिन जी ने जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को जो खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जा रही, उस पर मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराए जा रहे हैं, उस पर भी प्रश्न उठा दिया। भाई वो तो भारत सरकार ने 2013 में बाकायदा बिल ला के पास किया खाद्य सुरक्षा अधिनियम। हम तो उस समय विपक्ष में थे। NFSA के तहत दिया जा रहा है। हमारी सरकार बनने के पहले रोज़ अखबारों में खबर छपती थी, फला परिवार की भूख से मौत, फला परिवार की भूख से मौत। हमने अपनी पहली ही सरकार में जिलाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था कि अगर आपके ज़िले में कोई भूख से मरता है तो आप जिम्मेदार होंगे। और ये वो राशन है स्नेहा जी जो हमारे गोदामों में सड़ जाता था, बियर कंपनियों को कौड़ियों भाव नीलाम होता था, अधिकारी दिखाते थे रिकॉर्ड में कितना अनाज चूहे खा गए। अगर हमारे किसान का पसीने का से पैदा किया अन्न अगर हमारी गरीब जनता के काम आ रहा है तो उसमें विपक्ष को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे दूसरी भाई ने चीज- इस बात को मुफ्त की रेवड़ी की दूसरी बात चीज- उठाई थी, वो सब पर लागू होता तो दूसरी ये भी चीज- उसी के तहत। दूसरी- पहले तो 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो रेट भी था, दूसरी- आपने आके उसको 0 कर दिया। दूसरी चीज स्नेहा जी क्या है कि जिससे मुफ्त की रेवड़ी
जी विषय अच्छा उठाया है अंशुमान जी ने, परंतु इसमें ये देखना होता है कि कुछ चीज़ें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत आच्छादित होती हैं, कुछ चीज़ें स्पष्ट दिखता है कि रेवड़ी देकर के वोट लेने का कवायद किया जा रहा है। अगर हम किसी महिला को उद्यमी बनाने की कवायद से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उसको 10,000 रुपये देते हैं कि वो जाके बकरी खरीद ले, मुर्गी के चूजे खरीद ले, विसाता का सामान खरीद ले, छोटी मोटी कोई दुकान चला ले, तो ये उसको एक उद्यमशील बनाने की प्रेरणा के तहत दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम तुमको 5,000 रुपया महीना देंगे या 2,000 रुपया महीना देंगे, 3,000 रुपया महीना देंगे, तो ये उसको उद्यमशील बनाने की कवायद नहीं है, ये उसको परजीवी बनाने की कवायद है। दोनों सोच में, विचार में बड़ा मूलभूत अंतर है। अच्छा, अभी एक बात कही गई कि जब आप लोग करते हैं तब सब कुछ बढ़िया हो जाता है। आप बता देते हैं कि आपने 10,000 किस लिए दिया है, और अगर वही काम विपक्ष करने चलता है तो आप बता देते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, वो सम्मान राशि नहीं है, वो मदद नहीं है, वो समाजवादी पेंशन नहीं है। देखिए स्नेहा जी, हमारे देखिए स्नेहा जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जी विवेक जी सही कह रहे हैं कि अगर 10,000 किसी महिला को देंगे तो वो बिसाती का सामान ले लेगी, वो मूंगफली का ठेला भी लगवा लेगी, वो बहुत सारे काम कर लेगी। तो बारिश में मुरमुनिया वो वो गीत भी बहुत अच्छा गाया करते थे, 500 रुपये में चूड़ी बेचो, बिंदी बेचो, बस वो बड़ी अच्छी किस्सा थी, अब हमें पूरी याद नहीं है। हम 40,000 देंगे, उससे कोई उद्योग नहीं लगा सकता, उससे कोई गृह उद्योग नहीं होगा, उससे ना वो पापड़ बना सकती है, ना उससे वो भैंस खरीद करके गाय खरीद के पालन कर सकती है, ना वो मुर्गी फार्म खरीद सकती है, बना सकती है। वो 40,000 रुपये कोई रकम नहीं होती, 10,000 रुपये बड़ी रकम होती है। ये बात तो सही है। यही बात मैं बार बार कहता हूँ हमारे साथी कि आप करें तो लीला, आप साथ में शब्द जोड़ते थे सम्मान राशि, बड़ा अच्छा। तो आप अगर 5 रुपए देंगे तो सम्मान राशि, हम 50 रुपए देंगे तो वो भीख हो जाएगी, वो बेईमानी हो जाएगी, वो रिश्वत हो जाएगी। ये सोच बदलनी पड़ेगी। ये सही है कि राज्य के लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं जो संसाधन विहीन लोग हैं, क्योंकि यही तो देश का संतुलन और प्रदेश का संतुलन होता है। तो संतुलन क्या आता है कि हम इनकम टैक्स देते हैं, उससे सरकार का धन आता है और सरकारें उससे देश का विकास करती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास न खेती है, न जमीन है, न रोजगार के संसाधन है। तो जीवित रखने के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी व्यक्ति की भूख से मौत ना हो, कोई व्यक्ति गरीबी में न रहे, उसका जीवन स्तर उठे, उसके लिए सरकार मदद करती है। अगर वो काम समाजवादी सरकार करना चाहती है, वो उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए सहायता करनी चाहती है, तो वो दिक्कत का विषय है। इससे भारतीय जनता पार्टी कहते कह रहे ये काम करके तो समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। जवाब ले लेते ना विवेक जी। जी स्नेहा जी, बड़े गंभीर आरोप हैं कि आप करें तो सब चंगा और विपक्ष कुछ करे तो वो बेकार, वो मुफ्त की स्नेहा जी, हम जो करते हैं उसके पीछे एक सोच होती है, एक अवधारणा तो होती है। ये बात कैसे आप लोग पहले डिसाइड कर लिए कि विपक्ष बिना सोच के मैदान में उतरा है? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने कहा हम हर घर में नौकरी बांटेंगे। अब बिहार सरकार के पास नौकरियां कितनी थी? क्या बिहार में सरकार हर घर को नौकरी बांटने की स्थिति में थी क्या? मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वायदा किया था इस देश की आबादी में। 11 साल में 22 लाख नौकरी हो जानी चाहिए थी। 22 करोड़, और 22 करोड़ हो जाती तो इस देश की आजादी में क्या स्थिति होती, उस पर क्या कहेंगे विवेक जी? मैं जरा आपके विवेक से जानना चाहता हूँ कि हमारे विवेक श्रीवास्तव जी का विवेक अच्छा है, जरा इस पर एक टिप्पणी कर दें। स्नेहा जी, इस पे स्वयं प्रधानमंत्री सदन में वक्तव्य दे चुके हैं कि विपक्ष को नौकरी और रोजगार का अंतर समझना होगा। हमने रोजगार की घोषणा की, हमने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की घोषणा के साथ अपने घोषणा पत्र में दिया था, और हम 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा योजना में लाभान्वित कर चुके हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये सबको समझ में आना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरी तो भारत सरकार के पास नहीं है। सेना 15 लाख, रेलवे 13 से 14 लाख के बीच सिमट जाती है। सब टोटल मिला देंगे तो 2 करोड़ नौकरी भारत सरकार के पास नहीं। तो अगर विपक्ष इस तरह के करता है तो ये अपने आप में हास्यास्पद है।
हमने रोजगार की बात की। हास्यास्पद होना ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे सदन जिम्मेदार लोग में स्पष्ट किया है ना, ये कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां कहा था, 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में डाल देंगे, ये कहा था। हाँ, 15 लाख बाद में अमित शाह जी ने कहा 15 लाख कहा, नहीं 15 लाख कहा, डाला भी है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे डाला है। 15 लाख के लोग बार बार उलाना देते हैं स्नेहा जी, मैं इनको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नोटबंदी लागू की तो बहुत से पूंजीपति, बहुत से अधिकारियों ने अपनी ब्लैक मनी अपने चपरासियों, कर्मचारियों के खाते में डाल के 2.5 लाख की लिमिट में वाइट किया। प्रधानमंत्री ने भरे मंच से कहा, रुक जाइए बता रहा हूँ, आप इसको नोटिस तो लीजिए। प्रधानमंत्री ने भरे मंच से कहा है कि जो तुम्हारे खाते में आया रख लो, कोई मांगने आए तो कहना लिखता हूं चिट्ठी मोदी को। ये वक्तव्य है प्रधानमंत्री का। आप नहीं कह सकते कि हमने गरीबों के खाते में पैसा नहीं पहुंचवाया है। तरीके अलग अलग हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं गरीब के खाते में पैसा नहीं गया, गया है। बहुत बड़े पूंजीपतियों को गया है, अधिकारियों का गया है। कोई कचहरी का, सचिवालय का चपरासी लेवल संविदा कर्मी नहीं बचे जिनके खातों में 2.5 लाख वाली लिमिट से पैसा ना गया हो, तो हमने पैसा तो पहुंचाया है। और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसको मंच से कहा, सार्वजनिक मंच से, कि कोई वापस मांगने आए तो कहना लो मोदी की चिट्ठी लिख रहा हूं। ये हुआ है, तो आप इसको भी नहीं कह सकते कि हमने अपनी इस बात को पूरा नहीं किया। सुनील जी, हमने खाते में कुछ पड़ा है, हमारे खाते में तो नहीं है। हमारे पास आ गया तो भाई हमने अपने जनता को हर तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की। जी को मिला जनधन खाता आज पत्रकार हमारे सामने, हर अफसर, हर नेता ईमानदार। अगर डीबीटी में हम किसी नागरिक को योजनाओं का लाभ सीधे डिलीवर कर पा रहे हैं तो इसके लिए हमारा जनधन खाता जो हमने सबसे पहले खोला, उसके कारण हम कर पा रहे हैं। आज मुझको लगता है कि सारे परिवारों तक बैंक खातों की पहुंच है और हम उसके कारण वहां पे डिलीवरी दे पा रहे हैं डीबीटी योजना में। इसी तरीके से डीबीटी योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना समाजवादी सरकार में आई थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी यूपी में आप लाए थे ना, आपकी सरकार थी उस समय। अच्छा नितिन जी, अभी आपने कहा कि लगता है स्नेहा जी के खाते में गया। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि मतलब ये हो क्या रहा है, हम जो दावे कर रहे हैं, सत्ता पक्ष अलग दावे कर रहा है, विपक्ष अलग दावे कर रहा है, उसलिए मैं मुस्कुरा। सुनील जी, ये क्या वाकई आधी आबादी इतना सॉफ्ट कॉर्नर हो चुका है कि हर कोई अपने अपने दावे करके जा रहा है, और उसका असर जमीन पे कितना है? क्योंकि आप हमेशा से जमीन से जुड़ के पत्रकारिता करते हैं, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे कि उसका असर जमीन पे कितना है? क्या वाकई आधी आबादी को इतनी मजबूती दे दी गई है? देखिए स्नेहा जी, जी मैं सारे दलों के राजनेताओं से, सांसद, विधायकों से कहना चाह रहा हूं कि आप वास्तव में जनता के सेवक हैं तो निःशुल्क रेवड़ियों में अपना कुछ वेतन भी दे दीजिए। 12 महीने सैलरी मिलती है। ये क्या कह दिया आपने? बिल्कुल कह रहा हूं कि हमारे टैक्स पैसे से तो आप बहुत दयालु हैं। एक ही बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे दलों की बात करता हूँ। और अंशुमान जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मुफ्त रेवड़ियाँ कहाँ से आती हूँ? टैक्स पेयर पैसे से आती कि नहीं आती, बता दीजिए। नहीं तो अभी विवेक जी ने कहा तो वो विपक्ष के लिए टैक्स पेयर के पैसे से आती है। देखिए, टैक्स पेयर जो भी होगा, जैसी सरकार होगी उस पर टैक्स तो देगा। ऐसा नहीं कि विपक्ष अगर सत्ता में आता तो भी टैक्स लेगा, जो सत्ता में बैठा वो भी टैक्स लेगा, कि विपक्ष आ जाएगा तो हमारा टैक्स फ्री हो जाएगा। इसलिए हाँ जी, संसद विधायकों का कम से कम 8 महीने वेतन जनता के लिए दे दिया जाए तो मान लूंगा कि वास्तव में लोग जनहित में काम करना चाहते हैं। अभी चर्चा काफी बिंदुओं पर हुई स्नेहा जी। मैंने किसानों की माफी भी देखी है मुलायम सिंह जी कार्यकाल में। कोई किसान ऐसा नहीं रहा उत्तर प्रदेश जिसका ऋण माफ न हुआ हो। अभी विवेक जी तो अभी बता रहे थे कि कितने टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके माफी की गई। मैं मुलायम सिंह जी की बात कर रहा हूं, नितिन जी बैठे हुए हैं। ये चर्चा हो रही थी कि आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की खराब हो जाएगी अगर सारे किसानों ऋण माफ हो जाएगा, और हम लोगों को चिंता हो रही थी कि आखिर इतना फंड कैसे आएगा, बैंकें बैठ जाएंगी। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने सारे किसानों को ऋण माफ किया और न बैंकें गई न लोग गए। किस योजना में किया था? किस योजना? ऋण माफी योजना में। कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश में। कब? जब मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। अरे घर की बात नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है। नहीं, जो हुआ है भाई, हम किसान, हमारा ऋण माफ हुआ है। स्नेहा जी, किसान हित योजना लेके मुलायम सिंह जी आए। इतनी बंजर भूमि हमारी नदियों किनारे पड़ी रहती थी, उस भूमि को ठीक कराने काम समाजवादी पार्टी ने लिया। उसके बाद आइए सिंचाई लगान को लेकर के हमने बहुत मुख्य रूप से मैंने लिखा, चूंकि गांव की स्थिति देखता था मैं, सिंचाई और लगान को लेकर के किसानों के साथ क्या व्यवहार होता था। उनकी गायों को ले जा कानी हाउस तक बंद किया था जी, लोग भाग जाते थे घर छोड़ छोड़ के। मैंने अपने अखबार में
कटिंग दिखा सकता हूं। मैंने इस खबर को प्रमुखता से लिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इस बात को समझा, उसी बात से लगान माफ कर दिया। अब सिंचाई माफ है। लेकिन आज तो अपनी कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार सोचती है, विपक्ष तो सिर्फ जुमले बिल्कुल करता सोचती है। है स्नेहा जी, मैं तो कहता हूं सोचती है, मैं बुराई नहीं कर रहा योगी जी की जी। लेकिन जो ये लुटेरे अफसर बैठे हैं इनके ऊपर नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही है। जिस डीबीटी बात कर रहे हैं तो अभी जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अधिकारी सेटिंग से बैठते हैं, विवेक जी कह रहे हैं कि अधिकारियों में कोई सेटिंग से नहीं बैठाया स्नेहा जी, जाता है। अखिलेश जी जैसे आए उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहली बार जी। डीबीटी की योजना लागू की। डीबीटी लागू होने से लग रहा था विभागों में जैसे मातम छा गया हो, जो लूट घसुट हो रही थी वो बंद हो जाएगी। लेकिन उसका क्रेडिट तो कहीं और जा रहा है। वो कहीं जा रहा है स्नेहा जी। लेकिन इसके बावजूद भी कृषि विभाग के भ्रष्ट अफसर कम से कम 300-400 करोड़ रुपए का भूमि संरक्षण घोटाला कर गए और उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि जो तत्कालीन मंत्री थे वो भी कद्दावर थे और अखिलेश जी को लगा कि अगर ये कहीं हमारी सरकार में इस तरह से कार्रवाई होती है तो बदनामी होगी। जो मनोज पांडे जी ने खुद अखिलेश जी को पत्र लिखा था। तो मुख्यमंत्रियों की सोच अच्छी रहती, चाहे अखिलेश जी रहे चाहे योगी जी रहे, मैं दोनों तारीफ करता हूं। लेकिन समस्या ये है कि उन ब्यूरोक्रेट्स जो सरकारी धन को लूट रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए। स्नेहा जी, ये सरकार भी किसानों के लिए काम बढ़िया कर रही है, लेकिन जितनी लूट बची है, मैंने उस दिन भी कहा था, मक्का ऐसे जिलों में भेजा गया है स्नेहा जी, और भारी मात्रा में खरीदा गया है। अपने कर्मचारियों से कृषि विभाग के अफसर कह रहे हैं। आप थोड़ा महिला सम्मान पे भी आ जाइए। जी नहीं आ रहा हूं स्नेहा जी, चाहे जिस विभाग में आप देख लीजिए, एक विभाग में बात नहीं कर रहा हूं, कोई विभाग भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में ऐसा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। महिलाओं की आप बात करते हैं, देखिए बलात्कार, नितिन जी भी विश्वविद्यालय में पढ़े, मैं भी पढ़ा हूं। हम लोग टाइम में हम बलात्कार हम लोग जानते नहीं थे क्या है रेप। स्नेहा जी, 25-30 सालों में ऐसा माहौल समाज बदल गया जिसमें मैं दोषी मानता हूं बढ़ती हुई मोबाइल की आवश्यकता को और दूसरे घटते हुए संयुक्त परिवारों को। ये मेरी सोच है, भले ही कुछ भी स्नेहा जी। जिस तरह से इसके ऊपर सेक्स परोसा जा रहा है, आदमी अकेले में बैठा देख रहा, देखने के बाद उसकी मानसिकता क्या होती है, कैसे होती है, और अच्छी चीज दिमाग भी गेन नहीं करता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बुरी चीजें दिमाग में हमेशा बैठ जाती है। तो दो चीजें ऐसी समाज में आ गई हैं कि आज किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं जा रहा बेटा। लेकिन अभी अंशुमान जी ने कहा कि लोगों के अंदर कानून का डर नहीं है, कार्रवाई का डर नहीं है। जो कार्रवाई का दम भरते हैं विवेक सर, उस कार्रवाई का कोई डर नहीं है, इसलिए ये घटनाएं कहीं ना कहीं रुक नहीं रही। देखिए स्नेहा जी, कोई शरीफ आदमी बलात्कार करता हो बता दीजिए हमको। जो मानसिक विक्षिप्त है, मैं तो मानता हूं ऐसे लोग मानसिक रोगी हैं, ऐसे ही घृणित कार्य वही करते हैं। क्या आज हर परिवारों में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। चंद लोग जो इस तरह से मानसिकता से प्रभावित होते हैं वही वो अपने रिश्तों को कलंकित करते हो। चाहे मौसा ने कहा बेटी साथ, चाहे बाप बेटी साथ करा, बहन भाई भी रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। ये इसकी देन केवल इस मोबाइल की है। इस मोबाइल में ऐसा सेक्स परोसा जा रहा है और आपका सहयोग रहा है स्नेहा जी। हम लोग कितने डिबेट किए हैं, कितने ऐप बंद हो गए हैं। इसमें ऐसी चीजों को परोसने की अनुमति सरकार द्वारा न दी जाए, 25% अपराध रुक जाएंगे, क्योंकि जैसा व्यक्ति देखता है वैसे उसका मन बनता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी। सरकार में कौन है? सेंसर बोर्ड में आप देख रही हैं, सेंसर बोर्ड आ रहा है, घूसखोर पंडित, कहीं लव स्टोरी यादव, ऐसी जो घटनाएं सेंसर बोर्ड या पिक्चरें सेंसर बोर्ड परोस रहा है। तो जब ऐसी समाज में आप पिक्चरें लाएंगे, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाएंगे मोबाइल से लेकर टेलीविजनों तक, तो इसलिए समाज से आप उम्मीद करें कि समाज अच्छी तरह बढ़ेगा। वो भी पिक्चरें पड़ी हैं, बागवान में चर्चा करता हूं, बागवान मैंने 3-4 बार देखी स्नेहा जी। और ऐसे कोई व्यक्ति हो जिसकी आंख में आंसू ना आ गए हों। पिक्चर समाज का आईना होती है, बच्चे भी देखते हैं, माएँ भी देखते हैं। आज ये हाल हो गया कि हम परिवार समेत पिक्चर देखने के लायक नहीं रह सकते हैं, और लोग कहते हैं तो बैकवर्ड इसलिए नहीं देख रहा है, देहाती इसलिए नहीं देख रहा। हमारी सभ्यता को दूषित करने कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ठीक है अंशुमान जी। जी स्नेहा जी, दम दावे सब कुछ आधी आबादी पे है, और कहीं ना कहीं आधी आबादी बहुत बड़ा रोल भी निभाती है। क्या कह रहा है आपका विश्लेषण इस बार 2027 के चुनाव में? क्या ये आधी आबादी वाकई कोई बड़ा खेल करेगी? देखिए, आधी आबादी से कितना पूछा जा रहा है जी, उनसे कितने सुझाव लिए जा रहे हैं, क्या वो जो सुझाव दे रही हैं या उनके तरफ से जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं उन पे कोई शोध हो रहा है? अगर कहीं हो रहा है तो वो बताया जाए किसने शोध किया, किन किन महिलाओं से पास वो लोग गए, उन्होंने पूछा, जांचा, परखा कि उनकी मूलभूत समस्याएं क्या हो रही हैं। जो लड़कियां स्कूल जाती हैं उनके साथ क्या समस्या है, घर के अंदर क्या समस्याएं हैं, बाहर क्या नौकरी में क्या समस्याएं आ रही हैं, ये कोई पूछता है? पुलिस विभाग में इतने अधिकारियों को मैं जानता हूं जो अपनी से छोटी महिला कर्मचारियों के साथ में यौन शोषण करते आए,
सम्मान के साथ रिटायर हो गए, उनकी खूब चर्चाएं हुई, लेकिन 1% भी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। जब भी किसी पुलिस वाले के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है तो एक स्पेशल प्रोटोकॉल लागू हो जाता है कि हम जांच कर रहे हैं, ऐसी बात आई है, और पहले उससे लगता है कि ये चाहते हैं कि इस मामले को किसी तरह दबा दें, डिनाई कर दें। धमकाने का प्रयास, डराने का प्रयास, तमाम प्रकार से मानसिक रूप से प्रभाव डालने का प्रयास होता है, हम देखते हैं। कभी किसी ने पूछा पुलिस विभाग की महिला कर्मचारियों से, जो कांस्टेबल हैं, जो हेड कांस्टेबल हैं, या दरोगा हैं, या इंस्पेक्टर तक की रैंक की हैं, कभी उनसे पूछा कि उनकी क्या स्थिति चल रही है? जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर किस प्रकार से नर्सों के साथ व्यवहार कर रहे हैं? बहुत चीजें जानता हूं, लेकिन पत्रकार होने के नाते बहुत सी चीजों से वास्ता पड़ता है। लोग मदद के लिए भी आते हैं, और लड़कियां बहुत सी आती हैं, वो पूछती हैं ये हमारा ये दिक्कत है, हम क्या इसमें करें। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उनका नाम सामने ना आए, उनकी गोपनीयता बनी रहे। क्या पुलिस ऐसा कर पा रही है? क्या ये विश्वास दिलाने का प्रयास हो पा रहा है? ये नहीं हो पा रहा है। आप महिलाओं से पूछ ही नहीं रहे हैं, आप अपने मन से तैयार कर दे रहे हैं कि वेस्टर्न में तो महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता हम यहां देंगे, वहां पे इतना रोजगार महिलाएं काम कर रही हैं, यहां हम भी महिलाओं को रोजगार देंगे। अरे पुरुष क्या घास छीलने जाएगा? हमारे यहाँ तो ऐसा था, एक आदमी कमाता था पहले और पूरा घर भर पाल लेता था, सबकी शादियां ब्याह हो जाते थे, सबके लोग मेहमान भी आते थे, सामान कैसे चले जाते थे। आज स्थिति क्या है? पूरा घर भर लगा पड़ा है, बाप भी कमा रहा है, उसकी माता भी कमा रही है, बच्चे भी कमा रहे हैं, तब भी जाके घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही। और फिर कहा यह जाता है कि लग्जरियस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भैया आदमी उन्नति की तो राह में चलेगा। आपने, मैं अभी आपसे जिक्र किया मैंने कि न्यूनतम वेतन जो है कितना कम मिल रहा है। आप किसी को न्यूनतम वेतन से हट करके आप उनकी पारिश्रमिक अच्छे से देना शुरू करो, इस देश की आधी समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन वो होती ही नहीं है। महिलाओं के साथ लगातार समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। यौन शोषण के मामले स्कूल तक में देखने को मिल रहे हैं, लड़कियों के साथ में, ड्राइवर के साथ में या शिक्षक के साथ में ये चीजें हो रही हैं। नर्स अस्पतालों में यौन शोषण के मामले देखने को मिल रहे हैं, पुलिस विभाग में दिख रहे हैं, न्यायपालिका के अंदर ये देखे गए हैं, जहां जजों ने और क्या कहते हैं अधिवक्ताओं ने इस तरह के महिलाओं के साथ शोषण किया। हाल ही में देखिए, एक महार जाति के, अम्बेडकर की जाति के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी बलात्कार का एक बड़ा हिस्ट्री कमा ली है महाराष्ट्र में, और ये आप बताइए बाबा बन के घूम रहे थे। तो ये स्थिति हो रही है। और एक चीज मैं नितिन जी की आपत्ति करूंगा, जैसे इन्होंने एक चीज कही कि हमारे यहाँ 70 लाख महात्मा हैं और 7 लाख गांव हैं, लेकिन हमारे देश में लाखों लाख यहाँ पे हवस के मौलाना भी हैं, उनका जिक्र नहीं किया, महात्माओं का जिक्र कर दिया। नहीं पंजी, आप दूसरी दिशा में मोड़ रहे हैं। मैं दूसरी दिशा में नहीं, मैं इस बातों को लेकर के मैं बहुत पढ़ता हूँ, यकीन मानिए। किसी गांव में हवस के पुजारी कह दिया जाता है, ये कह दिया जाता है। आबादी पे आप मैं इस पे बहुत आपत्ति है मेरी। जोड़ लीजिए, मैं इसको आप उस दिशा में ले ही मत जाइए। मैं इसको हिंदू मुसलमान से कतई नहीं जोड़ना चाह रहा था। हाँ, तो मैं मेरा सिर्फ लक्ष्य है कि इतने महात्मा और इतने गांव हैं, तो हम महात्मा मोटिवेशन की का बात मतलब कर क्या रहे हैं। नहीं, हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी अगर चीज क्या है, महात्मा भी सुधार की बात, अगर सुधार करना है नेहा जी, तो यहाँ पे महिलाओं से पूछना पड़ेगा, स्कूल जाके बच्चों से पूछना पड़ेगा, की स्थिति देख नहीं रहे हो, नर्सों से पूछना पड़ेगा, अभी आपने सुरक्षा कर्मी, महिला सुरक्षा कर्मी से पूछना पड़ेगा, घर की महिलाओं से, घर की बच्चों से पूछना पड़ेगा कि क्या चाहती हैं आप। अभी आपने जिक्र किया आपकी पारिवारिक सुरक्षा, आपकी आर्थिक सुरक्षा, आपकी सामाजिक सुरक्षा, हवा हवाई कहीं ना कहीं सबके हैं। बिल्कुल। देखिए, अभी आपने बताया एक घटना का जिक्र किया कि एक बाबा वेशधारी, अब उसको बाबा कैसे कहा जाए, कि वो संत तो हो ही नहीं सकता है, 58 महिलाओं के वीडियो बना के रखे हुआ है। देखिए ये तो बहुत किस तरह की गंभीर मामला घटना हो रही है है? नितिन जी, बहुत गंभीर मामला और बहुत ही। देखिए, मैंने उसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि महात्मा के नाम से हमेशा क्या होता है कि ब्राह्मण पहले टारगेट पे आता है, कोई ये नहीं पूछता। नहीं, मैं बताऊं। ठीक है, मुद्दे को डिटेल ना किया जाए। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब केवल जाति और धर्म के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि सम्मान राशि, महिला सुरक्षा के 2 ध्रुवों पर आकर टिक गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का 40,000 का वो आर्थिक दांव है जो ग्रामीण और गरीब तबके की महिलाओं को अपनी ओर खींचने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा का वो तीखा प्रहार है जो बार बार जनता को अतीत के पन्ने पलटकर कानून व्यवस्था की याद दिला रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता क्या फैसला लेती है। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।